हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड ईयर है उसके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जो भारत स्किल में क्वेश्चन दिए हुए हैं नीमी क्वेश्चन बैंक के नाम से, उसमें जो चैप्टर वाइज है उसको पूरा करेंगे, है ना। तो जो पहला चैप्टर है वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर में वो फ्रिक्शन है। तो इनको हम धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर ये क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है अपना, कौन सा है? फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। आज पार्ट 1 करेंगे और जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे उसको दूसरे पार्ट में करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन के मेन रूप से 3 लॉज हैं, है ना। इसमें पहला क्या कहता है? पहला ये है कि जो फ्रिक्शन को समझ लेते हैं, जैसे ये कोई सरफेस है ना, इस पर कोई एक वस्तु रखी है। अब हमने कोई बाहरी बल लगाया, मान लीजिए हम बाहरी बल लगा रहे हैं, ये एफ, है ना। इसको खींच रहे हैं इस दिशा में, तो ये वस्तु इस सरफेस पे रखी हुई है ना। तो ये वस्तु अपने मोशन यहाँ रेस्ट पोजीशन में है, अभी विरामावस्था में है, तो चलने का विरोध करेगी, है ना। ये सरफेस में एक इधर बल लगेगा जो इसको चलने से रोकेगा। इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या कौन सा होता है? जो विरोधी बल होता है ना। जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आती हैं, जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। जब दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वस्तु चल रही होती है, तो चलने का प्रयास करती है। उस समय एक ऐसा बल जो इसके गति को रोकने का प्रयास करता है ना। ये बल ही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, है ना, जो इनके गति का विरोध करता है। न्यूटन का नियम भी है कि जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में रहना चाहती है, जो वस्तु गतिमान है वो गति अवस्था में रहे, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब इसको बाह्य बल लगा के हम चलाने की कोशिश करते हैं तो ये अपने उसी पोजीशन में रहने की, है ना, अवस्था वो करती है, एक सीमा तक विरोध करती है ना। तो जो ये बल है विरोधी बल, यही घर्षण बल कहलाता है, जो इसके यहाँ चलने का विरोध करता है। जब फ्रिक्शन बल से ज़्यादा एक सीमा के बाहर जब हमारा बल काम हो जाएगा तो ये वस्तु क्या चलने लगेगी, है ना। तो एक जब वस्तु स्थिर है तो उस समय कौन सा? स्थैतिक घर्षण बल लगता है। और जब वस्तु गतिमान है तो उसमें क्या होता है? गतिक घर्षण बल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में काम करता है। पहला नियम तो ये। दूसरा क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स, ये जो सरफेस है इसके नेचर, इसके प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो ब्लॉक रखा है इसका एरिया क्या है, इसका शेप क्या है, इस पर निर्भर नहीं करता, है ना। दूसरा ये है कि जो वस्तु है उसके एरिया और उसके शेप पर फ्रिक्शन निर्भर नहीं करता। तीसरा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर म्यू इंटू आर। तो एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर। तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल, ये आर क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या होता है? समानुपाती होता है ना। अब ये कैसे होता है? जैसे ये वस्तु रखी है, इसका कोई ना कोई भार होगा जो नीचे की ओर कार्य करेगा। तो न्यूटन की नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया, अगर ये नीचे की ओर लग रहा है इतना बल, तो ये ऊपर भी बल लगाएगा जो इसके बराबर होगा अपोजिट में। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया, है ना। तो ये आर होता है। तो ये दोनों फ्रिक्शन, अगर हमारा बल इधर लग रहा है फोर्स, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा इधर। तो फ्रिक्शन फोर्स अभिलंब प्रतिक्रिया आर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यही इसमें लिखा है विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस। जब हमने बताया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है एरिया और शेप पर निर्भर नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। दूसरा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशन ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो हमने पहले बताया कि इसका हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जिधर ये मूव कर रहा है, तो फिर उसके सापेक्ष फ्रिक्शन की दिशा क्या होगी, है ना। तो वो अपोजिट होगा, विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जिधर मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट दिशा में काम करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। अभी हमने बताया एफ बराबर, यह प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रिक्शन फोर्स के। ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, है ना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील एंड रोड इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड, है ना। ये कह रहा है जब कोई व्हील या पहिया है रोड पे चलता है तो चल एबल टू रन, है ना। तो किसके कारण चल पाता है? वो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण ही चल पाता है ये पहिया रोड पर, है ना।
अगला क्वेश्चन है विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जो यूजफुल है फ्रिक्शन, और वही पूछा वेस्टफुल फ्रिक्शन, जिससे हमें फ़ायदा है वो यूजफुल, जिस फ्रिक्शन से हमें नुकसान है वो वेस्टफुल। तो यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रेक शू लाइनिंग, है ना। क्योंकि जो हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही लगता है। अगर फ्रिक्शन काम ना करे तो वो ब्रेक वहाँ नहीं लगेगी और वो रुकेगा नहीं, है ना। तो जो ब्रेक शू होता है तो फ्रिक्शन के कारण ही काम करता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज है, यूजफुल है। विच इज वेस्टफुल क्या है, इसमें आप देखेंगे टायर्स ऑन द फ्लोर, ये घर्षण के कारण ही होता है, तो ये भी यूजफुल है। ब्रेक शू बताया ये भी। क्लच लाइनिंग ये भी यूजफुल होता है, एक क्लच रहता है ना, इंगेज और डिसंगेज होता है ना, तो ये भी फ्रिक्शन के कारण ही होता है। तो ये सब तो यूजफुल है। इसमें बेस्टफुल कौन सा है, ये है ना, रियर एक्सल गेयर, ये अपने लिए फ्रिक्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला है विच इज डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया कि एरिया और शेप पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस इनकी जो प्रकृति है संपर्क की, उस पर निर्भर करता है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस, है ना। तो ये क्या होता है, एफ बराबर, अभी था एफ प्रोपोर्शनल आर, तो एफ बराबर म्यू इंटू आर। अगर हम यहाँ से म्यू निकालें, इसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ वाई आर, फ्रिक्शन फोर्स बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। तो यहाँ जो ये ऑप्शन है बी, इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, एफ वाई आर, यही हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स बटे नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वही पूछ रहा है कि फार्मूला क्या होगा। तो अभी हमने निकाला एफ म्यू बराबर एफ बाई आर होता है ना। तो यहाँ पे ये आंसर होगा, एफ म्यू बराबर एफ बाई डब्ल्यू लिखा है। हमने बताया यहाँ पे कि जो वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है उसी के बराबर नॉर्मल रिएक्शन काम लगता है। तो यहाँ आर और डब्ल्यू क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसकी जगह पे यहाँ क्या रख दिया गया है, डब्ल्यू रख दिया गया है। तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी हमने यूज किया है ना, ये म्यू, इसको क्या कहते हैं, म्यू। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इज टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट और रेस्ट। जब विराम अवस्था में हो उस समय फ्रिक्शन क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब रेस्ट पोजीशन में हो इसको कहते हैं हिंदी में स्थैतिक घर्षण, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इसमें लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमें बताया अभी, एक हो गया स्टैटिक, दूसरा होता है गतिक, है ना, इसको या डायनेमिक कहते हैं, डायनेमिक। और तीसरा क्या होता है, सीमांत या लिमिटिंग, है ना। पहला स्टैटिक या स्थैतिक, दूसरा डायनेमिक या गतिक, तीसरा क्या लिमिटिंग या सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल, है ना, घर्षण बल का वह अधिकतम मान, है ना। ये वस्तु है, अब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इसको चलाने के लिए, तो एक सीमा तक ये विरोध करेगा, उसके बाद ही चलने का। मान लीजिए हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, ये नहीं चल रहा है, 15 न्यूटन का बल लगाया, अभी भी नहीं चल रहा है, आपने 20 न्यूटन का बल लगाया, तो मान लीजिए चलने, जैसे ही जस्ट ही चलना शुरू होगा तो जो अधिकतम घर्षण बल जो इसका विरोध करेगा उसके बाद ही चलने लगेगा। तो जो अधिकतम घर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो अधिकतम घर्षण बल होता है इसका मान सबसे ज़्यादा होता है ना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इसका मान सबसे ज़्यादा, इससे कम होता है जो अपना स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जब बस सरकने लगती है, इससे कम होता है जो अपना रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब बस कोई व्हील उसमें रोड पे चलती है ना। तो सबसे अधिक लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान होता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो उससे कम ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड फोर्स इफ़ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन, है ना।
ये कोई प्लेन है इस तरह से, है ना, जो थीटा डिग्री पे है। यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका बाहर डब्लू आएगा नीचे की ओर, है ना, यहाँ पे थीटा रहेगा, तो हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा। और इस दिशा में अगर ये पी इधर है फोर्स, तो इधर क्या हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, और इधर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि जस्ट जब प्लेन पे ये वस्तु मूव करने वाली हो, उस समय इस फोर्स का मान क्या होगा, है ना। तो इसको आप, है ना, इसका फार्मूला क्या आएगा, है ना, ये डेरिवेशन है ना। तो इसका फार्मूला आता है ये डब्लू इंटू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। ये जो थीटा तो हमने बताया ये सरफेस जो इंक्लाइंड है उसका एंगल है, और जो ये फाई है ये एंगल कौन सा है, ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हम क्या कहते हैं उसको, घर्षण कोण, ये होता है फाई, है ना। और यहाँ जो थीटा यूज किया गया है, थीटा कौन सा है, ये जो इंक्लाइंड एंगल है ये। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, डब्लू इंटू साइन थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो ये नॉर्मल रिएक्शन आर है और जो घर्षण बल एफ है, इन दोनों का परिणामी बल जो यहाँ एस दिया हुआ है, ये क्या है, एफ और आर का परिणामी बल एस है। ये परिणामी बल जो अभिलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है ना, ये थीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वाले कोण को क्या कहते हैं, घर्षण कोण। तो एंगल यह दिखा हुआ आर ओ एस, है ना, आर ओ एस, ये वाला जो एंगल होगा ये कहलाएगा घर्षण कोण। अगला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज क्यू, है ना। तो म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों दिया है, यहाँ ऑप्शन ये, तो ये मान लीजिए थीटा ये, तो इसका आंसर tan थीटा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिनोट्स द लेटर आर इन द गिवन फिगर, है ना। जो फिगर दिया है इसमें आर क्या है, आर हमने क्या बताया नॉर्मल रिएक्शन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट, है ना। तो जो मशीन में लुब्रिकेंट वगैरह यूज किया जाता है जिसको क्या कहते हैं स्नेहक हिंदी में, है ना, लुब्रिकेंट यानी स्नेहक। तो उसका काम क्या होता है, तो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करता है स्नेहक, है ना, लुब्रिकेंट। तो ये हो गया। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम, है ना। विक फीड लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट सिस्टम, है ना। ये जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम ही है ना। विक यानी क्या होता है, ये बत्ती है ना, कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं तो ये क्या है, एक तरह से बत्ती है ना, और यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा हुआ है, तो इसी के सहारे क्या होता है, ये लुब्रिकेंट अपनी यहाँ पे पहुँचता है ना। तो ये क्या आता है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेंट कहलाता है ना। इसमें 3 तरह के सिस्टम होते हैं, वो आगे क्वेश्चन में भी है, एक ग्रेविटी फीड, दूसरा फोर्स फीड और तीसरा स्प्लैश फीड सिस्टम, है ना। तो ये जो बिग फीड है ये ग्रेविटी फीड सिस्टम का एक ही टाइप है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड बिग फीड लुब्रिकेंट सिस्टम, इसमें क्या लुब्रिकेंट ऑयल यूज किया जाता है ना, ये ऑयल भरा हुआ है, ये इसी के सहारे चला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है बीच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कॉन्टिन्यूअस अराउंड द पार्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, 3 तरह का होता है। ये स्प्लैश फीड होता है ना, जिसमें रिंग ऑयलर का यूज किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट है तो इसमें एक रिंग ऑयलर रहता है, यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा रहता है। जब ये मूव करता है तो ये रिंग ऑयलर मूव करता है, जिसके सहारे यहाँ पे लुब्रिकेंट पहुँचता रहता है ना। तो ये स्प्लैश फीड सिस्टम का उदाहरण है। अगला है विच वन इज 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम इज जनरली यूज्ड, है ना। तब नहीं बताया, एक होता है ग्रेविटी फीड सिस्टम, दूसरा होता है फोर्स फीड सिस्टम, तीसरा होता है स्प्लैश फीड सिस्टम, है ना। अगला क्वेश्चन है विच लुब्रिकेंट सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन्स, है ना। तो जैसे आपने देखा हो कहीं होल वगैरह रहता है तो उसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट डाल देते हैं, वो अपने आप नीचे चला जाता है ना। तो ये किसमें होता है, ग्रेविटी फीड सिस्टम में ऐसा होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुब्रिकेंट सिस्टम, ये जो बना हुआ है ये कौन सा लुब्रिकेंट सिस्टम है, तो ये बिग फीड है ना, जो
ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है ना। अगला है विच इज़ द यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मशीन पार्ट, है ना। तो लुब्रिकेंट ही क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट, है ना। तो काहे के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है ना। विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। लुब्रिकेंट एक्ट टू प्रिवेंट कोरोजन, लुब्रिकेंट एक्ट इज लुब्रिकेंट काहे के लिए यूज किया जाता है, कोरोजन को भी कम करने के लिए लुब्रिकेंट का हम उपयोग करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट से क्या होता है, मशीन की इफिशियंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट, है ना। ये आप देख रहे हैं फिगर, ये एक तरह से क्या है, जो फोर्स फीड होता है उस लुब्रिकेंट सिस्टम का उदाहरण है ना। तो ये टी हैंडल प्रेशर गन है जिससे फोर्स के माध्यम से लुब्रिकेंट को भेजा जाता है, तो ये टी हैंडल प्रेशर गन है ना, जो फोर्स फीड सिस्टम का उदाहरण है। अगला है विच प्रिंसिपल ऑफ द लुब्रिकेंट कैन बी एम्प्लॉयड, ये क्या है, फोर्स, ये एक ग्रेविटी फीड सिस्टम का उदाहरण है। एक कप है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट को डाल देते हैं तो लुब्रिकेंट पहुँच जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये किसका है, ग्रेविटी फीड सिस्टम का उदाहरण है ना। अगला क्वेश्चन है विच वे द कूलेंट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, है ना। तो कूलेंट का काम करता है हीट को कम करना, जहाँ मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो कूलेंट का उपयोग करते हैं जिससे हीट वहाँ पे कम हो जाए, है ना। तो लुब्रिकेंट भी ऐसे, तो इसका क्या होगा, हीट कम करना था, टू कैरी अवे द हीट, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। विच वे द कूलेंट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, तो कूलेंट जानते हैं आपका काम क्या होता है, हीट को कम करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है, तो टू कैरी अवे द हीट। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, है ना, फ्रिक्शन चैप्टर के। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आगे, वो हम अगले पार्ट में करेंगे, है ना। 2 पार्टों में फ्रिक्शन का चैप्टर हो जाएगा। जो निमी ऑनलाइन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, निमी क्वेश्चन बैंक है ना, भारत स्किल में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।